अब हम आते हैं अरनेश कुमार की जजमेंट के ऊपर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। यहाँ पे गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट हमको गिवन थी। We will have to remember that most of the recommendations of the Arnesh Kumar judgment has been incorporated in the old CRPC. यानी जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को मोस्टली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। इसके बाद हम डीके बासु का केस भी देखेंगे। इवन इन द डीके बासु केस जो भी गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द सीआरपीसी। एंड जो हमारे न्यू बीएनएसएस बनी है वहां पे भी इन गाइडलाइंस को रखा गया। ओके, तो एक बार हम पहले अरनेश कुमार की जजमेंट को डिस्कस करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमको गिवन थे, इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका था सेक्शन नंबर 41 के बारे में। एंड जो हमारे न्यू बीएनएसएस है वहां पे भी सेक्शन नंबर 35 में सेम चीज इंकॉर्पोरेट करी गई है। एक बार हम इसको रीड करते हैं। अब आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 35 का क्लॉज 1 में जो बी पार्ट है इसका भी जो सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पे यू कैन सी एक चेकलिस्ट गिवन है। एक चेकलिस्ट गिवन है। एंड अरनेश कुमार की जजमेंट में बोला गया था कि जो पुलिस ऑफिसर है इनको इस चेकलिस्ट से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, यानी इनको ये चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन राइट दिस दैट इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर, it is mandatory for the police officer to prepare the checklist given in section number 41 clause 1 बी पार्ट एंड रोमन्स में आप 2 लिखना। इस सेक्शन के अंदर चेकलिस्ट जो है इट इज मैंडेटरी टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। एंड बीएनएसएस में हमको पता है सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 1 का बी पार्ट का सेकंड पार्ट। ओके, यहाँ पे चेकलिस्ट गिवन है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया था that the decision of not arresting the accused must be communicated to the magistrate, must be communicated to the magistrate within 2 weeks of the institution of the case. Okay, the decision to not arrest the accused must be communicated to the magistrate within 2 weeks of the institution of the case. इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था that the notice of appearance under section number 41A, section number 41A of CRPC, न्यू बीएनएसएस में यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 में सेम बात बोली गई है। ओके, यहाँ पे बोला गया था दैट द नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन नंबर 41A must be communicated to the accused within 2 weeks of institution of the case. ओके, तो यहाँ पे ये चीज भी बोली गई थी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था इफ द पुलिस ऑफिसर, फोर्थ पॉइंट होगा इसका आई गेस, if the police officer is not complying with the above directions, if the police officer is not complying with the above directions, then in that case high court can start contempt of court proceedings against the police officer. Okay, इस केस में ये भी बोला गया था that if the judicial magistrate authorizes the detention of the accused without recording reasons, then the judicial magistrate will be liable for departmental proceedings by the high court. ओके, यानी कि जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिटेंशन को ऑथराइज करेंगे, इन मैजिस्ट्रेट को एक रीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा डिटेंशन का। ओके, तो ये सारी गाइडलाइंस हमको अरनेश कुमार की जजमेंट में दी गई थी। ओके, अब हम आते हैं डीके बासु के केस के ऊपर।
अब इस केस में भी हमको कुछ गाइडलाइंस गिवन थी. सम गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट वर गिवन इन दिस केस एज वेल. ओके, अब इस केस में बोला गया था, पहली गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, दैट द पुलिस ऑफिसर हु इज गोइंग टू मेक एन अरेस्ट, who is going to make an arrest must bear an accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. यानी क्लियर मार्क जो है, आइडेंटिफिकेशन जो नेम वगैरह होता है, ये पुलिस ऑफिसर को लगाना पड़ेगा while he is making arrest. अब जो हमारे न्यू सीआरपीसी है वहां पे इस प्रोविजन को डाला गया था इस केस के बाद. यहां पे सेक्शन नंबर 41B में, सेक्शन 41B ऑफ सीआरपीसी में इस प्रोविजन को डाला गया था. एंड जो हमारे न्यू बीएनएसएस है यहां पे भी सेक्शन नंबर 36 में, सेक्शन नंबर 36 ऑफ बीएनएसएस में सेम चीज को बोला गया, सेम प्रोविजन यहां पे भी गिवन है. इसके अलावा यहां पे ये बोला गया था दैट while making arrest the police officer must make a memo of arrest. And it is compulsory for the police officer to make a memo of arrest at the time of arrest, and such memo must be attested by at least one witness. यानी एक विटनेस को ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनते हुए देखना पड़ेगा. ओके, अब सेम जो प्रोविजन है इस सेक्शन नंबर 41B ऑफ सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट करा गया था. ओके, एंड ऑब्वियसली 36 ऑफ बीएनएसएस में सेम चीज को कंटिन्यू किया गया. इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था कि जो भी अरेस्टेड पर्सन की फैमिली होगी, उनको अरेस्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी. द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन मस्ट कम टू नो अबाउट द अरेस्ट ऑफ दिस पर्सन. ओके, ये जो प्रोविजन है इसको भी सेक्शन नंबर 41B ऑफ सीआरपीसी में डाला गया था एंड 36 ऑफ बीएनएसएस में कंटिन्यू किया गया. ओके, अब अगर आप जजमेंट पढ़ोगे डी की बासु का तो डिटेल में सारी गाइडलाइंस गिवन है. अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं सारी गाइडलाइंस के बारे में. इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था that the accused has the right to inform his relatives or family members about the arrest. Okay, तो इस प्रोविजन के बारे में भी सेक्शन नंबर 41B बात करते हैं. ओके, कि जो हमारे accused हैं इनको अरेस्ट के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को बताने का अधिकार है. इसके अलावा इस केस में बोला गया था कि जो भी accused हैं, if he desires, then he can actually get his medical examination done. If the accused desires, he can get his medical examination done, and he can report any minor or major injuries on his body. जो भी माइनर या फिर मेजर इंजरीज उसके बॉडी के ऊपर होंगे, इसको भी वो रिपोर्ट कर सकता है. अब इसका ये यूज है कि अगर अरेस्ट से पहले ही इस एक्यूज के बॉडी में कुछ इंजरीज होंगी तो यहाँ पे एक्यूज ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है. अगर सेम इंजरी मार्क्स बाद में भी मौजूद हैं, सेम इंजरी मार्क्स अरेस्ट के बाद भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे एक्यूज कैन नॉट क्लेम दैट ही हैज बीन बीटन अप इन द कस्टडी. लेकिन यस, अगर यहाँ पे न्यू इंजरी मार्क्स आते हैं, then the accused can always say that I have been beaten up in the custody. तो ये इस गाइडलाइन की पॉलिसी है. अब ये जो गाइडलाइन है, दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन नंबर 54 ऑफ सीआरपीसी. एंड जो हमारी न्यू सीआरपीसी है बीएनएसएस, इसके भी सेक्शन नंबर 53 में सेम चीज बोली गई. इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था that copies of all the documents including the memo of arrest,
इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट मस्ट बी सेंड टू द एरिया मैजिस्ट्रेट। जो भी एरिया मैजिस्ट्रेट होंगे उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे। अब सेम प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन नंबर 58 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 58 ऑफ सीआरपीसी में सेम बात हमको बोली गई है। एंड जो हमारा न्यू बीएनएसएस है इसके सेक्शन नंबर 59 में हमको सेम चीज बोली गई है। इसके अलावा यहां पे बोला गया था that the arrestee, the person who is arrested, must be permitted to meet his lawyer during the interrogation, though not throughout the interrogation। यानी स्पेसिफाइड टाइम्स पे, जो भी स्पेसिफाइड टाइम होगा, इस टाइम पे जो भी अरेस्टी है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, he has the right to meet his lawyer। तो ये जो प्रोविजन है इसको भी सेक्शन नंबर 41D ऑफ सीआरपीसी में डाला गया था। सेक्शन नंबर 41D ऑफ सीआरपीसी, यहां पे प्रोविजन गिवन था। एंड जो हमारे न्यू बीएनएसएस है इसका सेक्शन नंबर 38 जो है यहां पे हमको सेम चीज बताई गई है। इसके अलावा यहां पे एक और गाइडलाइन गिवन थी दैट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो यहां पे ये चीजें बोली गई। अब इन कंट्रोल रूम्स का ये ऑब्जेक्टिव होगा दैट जो भी अरेस्ट की डिटेल्स होंगी वो इन कंट्रोल रूम्स में डिस्प्ले होगी। यानी हु हैज बीन अरेस्टेड, which police officer has arrested this person, under which provision this person has been arrested। ये सारी बातें इस कंट्रोल रूम में प्रोजेक्ट की जाएंगी। अब ये जो प्रोविजन है दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन नंबर 41C ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन नंबर 41C ऑफ सीआरपीसी में सेम चीज हमको बताई गई है। एंड जो हमारी न्यू बीएनएसएस है इसका सेक्शन नंबर 37 जो है यहां पे भी हमको सेम चीज बताई गई है। तो डीके बासु केस की जो गाइडलाइंस हैं इनको वेरियस प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट करवा दिया गया था। एंड जो हमारे न्यू बीएनएसएस आई है यहां पे भी यू कैन सी दैट वेरियस प्रोविजंस हैव बीन कंटिन्यूड। ओके।